आपका स्वागत है रुद्र स्टोरी क्रिएशन में। अध्याय 1 खौफ का दूसरा नाम हुकुमसा। हवेली के गलियारों में आज सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी सिहरन थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें कांच की खिड़कियों पर ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर काली एसयूवी आकर रुकी। गार्ड्स ने फौरन झुककर सलाम किया। गाड़ी से काले जूतों की आहट सुनाई दी। लंबा कद, सख्त चेहरा, आंखों में ऐसी चमक जिसे देख शेर भी अपना रास्ता बदल ले। ये थे रणविजय सिंह, जिन्हें दुनिया हुकुमसा और उनके दुश्मन डेविल कहते थे। वह कहाँ है? रणविजय की भारी आवाज हॉल में गूंजी। उनके वफादार अंगरक्षक ने सिर झुकाकर कहा, हुकुम, वह ऊपर कमरे में है। बहुत डरी हुई है। रणविजय के होठों पर एक सर्द मुस्कान आई। उन्होंने अपनी घड़ी उतारी और मेज पर पटक दी। डरना ही चाहिए, क्योंकि आज से उसकी दुनिया की सरहदें इसी हवेली में शुरू होंगी और यही खत्म। दूसरी तरफ मासूमियत का खौफ तारांकन। ऊपर के कमरे में लाल रंग के भारी जोड़े में लिपटी तारांकन इनायत तारांकन कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके लिए यह कोई शादी नहीं बल्कि एक सौदा था। उसके पिता की एक गलती ने उसे उस इंसान की दुल्हन बना दिया था जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था। तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। इनायत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घूंघट के पीछे से देखा, एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। रणविजय कमरे के अंदर आए और इनायत के ठीक सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी मजबूत उंगलियों से उसका घूंघट उठाया। इनायत की मासूम और डरी हुई आंखों ने जब रणविजय की ठंडी नजरों का सामना किया तो वह अपनी चीख दबा गई। तो तुम हो मेरी इनोसेंट ब्राइड? रणविजय ने उसके चेहरे को सख्ती से पकड़ते हुए कहा। सुना है तुम्हारी सादगी के चर्चे बहुत हैं, लेकिन याद रखना इनायत, डेविल के घर में मासूमियत की उम्र बहुत कम होती है। इनायत की आवाज दबी हुई थी। मुझे घर जाना है। रणविजय उसके करीब झुके और उसके कान में फुसफुसाए, अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी जन्नत है और यही तुम्हारी कैद। तारांकन अगले भाग में। तारांकन, क्या इनायत हुकुमसा की नफरत को झेल पाएगी? क्या इस पत्थर दिल इंसान के अंदर कोई छिपा हुआ राज है? अध्याय 2 पिंजरे की छटपटाहट। तारांकन। रणविजय की ठंडी आवाज और उनके शब्द इनायत के कानों में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। रणविजय ने उसका चेहरा छोड़ा और कमरे की बालकनी की ओर बढ़ गए। सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। खड़ी क्यों हो? गहने उतारो और सो जाओ। मुझे शोर पसंद नहीं है, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। इनायत की रुलाई फूट पड़ी। आपने मुझसे शादी क्यों की? आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना? फिर यह जुल्म क्यों? रणविजय तेज कदमों से उसकी तरफ आए और उसे दीवार से सटा दिया। उनकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। जुल्म? अभी तो तुमने जुल्म देखा ही कहाँ है इनायत। तुम्हारे पिता ने जो मेरे परिवार के साथ किया उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। और याद रखना, तुम यहाँ मेरी पत्नी बनकर नहीं बल्कि मेरी जागीर बनकर आए हो। इनायत ने सिसकते हुए कहा, मेरे पापा ने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता। यही तो तुम्हारी खूबी है। रणविजय ने उसके भीगे गाल को छूते हुए तंज कसा। मासूमियत का ऐसा नकाब पहनती हो कि कोई भी धोखा खा जाए। पर मैं नहीं। इनायत ने हिम्मत जुटाकर उनका हाथ झटक दिया। आप पत्थर दिल हैं। लोग सही कहते हैं, आप इंसान नहीं डेविल हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रणविजय की आंखों का रंग गहरा काला हो गया। उन्होंने एक झटके में इनायत की कलाई पकड़ी और उसे बिस्तर की तरफ धकेल दिया। अगर मैं डेविल हूं तो उम्मीद मत करना कि इस नरक में तुम्हें चैन मिलेगा, वह ठंडे स्वर में बोले। कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। इस हवेली के कुछ नियम हैं और तोड़ने वालों को यहां माफी नहीं, सजा मिलती है। रणविजय कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करके चले गए। इनायत दरवाजे की तरफ भागी और उसे पीटने लगी। खोलिए, मुझे यहां नहीं रहना, बचाओ। लेकिन बाहर सिर्फ बारिश का शोर था और हवेली के पहरेदारों की पत्थर जैसी खामोशी। इनायत फर्श पर बैठ गई। उसका लाल जोड़ा अब उसे किसी कफन जैसा लग रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ हुकुमसा की मर्जी से ही तय होगा। अगली सुबह एक नई शुरुआत या नया खौफ। तारांकन। सुबह के 4:30 बज रहे थे। हवेली की बड़ी घड़ी के घंटों की आवाज से इनायत की आंख खुली। वह रात भर फर्श पर ही सो गई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। हुकुमसा ने आपको नीचे बुलाया है, हुक्मानी सा। जल्दी तैयार हो जाए, उन्हें इंतजार पसंद नहीं, महिला ने बिना भावना के कहा। इनायत का दिल फिर से बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज का दिन उसके लिए क्या नया इम्तिहान लेकर आएगा।
तारांकन अगले भाग में तारांकन तारांकन क्या होगा जब इनायत को पहली बार हवेली के बाकी सदस्यों के सामने ले जाया जाएगा। क्या रणविजय सबके सामने भी वही कठोर रूप दिखाएंगे। अध्याय 3 हवेली के कायदे तारांकन। इनायत ने कांपते हाथों से अपना चेहरा धोया और आईने में अपनी सूजी हुई आंखें देखी। उसने सादे ढंग से पल्लू सर पर रखा और भारी कदमों से नीचे हॉल की तरफ बढ़ी। नीचे का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। डाइनिंग टेबल पर तारांकन रणविजय तारांकन अकेले बैठे थे। उनके सामने अखबार था और पास ही कड़क ब्लैक कॉफी। पूरे हॉल में इतना सन्नाटा था कि इनायत की पायल की हल्की सी झनकार भी किसी धमाके जैसी सुनाई दी। रणविजय ने अखबार से नजरें नहीं हटाईं, बस ठंडे स्वर में कहा, 5 मिनट की देरी। मेरे वक्त की कीमत शायद तुम्हें पता नहीं है। माफ कर दीजिए, इनायत ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा। यहाँ माफी नहीं चलती, सिर्फ अनुशासन चलता है। रणविजय ने कॉफी का घूंट भरा और अब उनकी तीखी नजरें इनायत के चेहरे पर टिकी थीं। आज से तुम रसोई की कमान संभालोगी। हवेली के रसोइयों को क्या बनाना है ये तुम तय करोगी और शाम को मेरे लौटने से पहले सारा हिसाब मुझे दोगी। इनायत चौंक गई, पर मुझे हिसाब किताब के बारे में कुछ नहीं पता। रणविजय अपनी कुर्सी से उठे और उसके करीब आकर खड़े हो गए। उनकी परछाई इनायत को पूरी तरह ढक रही थी। सीख जाओगी, और हाँ, बिना मेरी इजाजत के इस हवेली की दहलीज से बाहर कदम रखा तो अंजाम कल रात से भी बुरा होगा। एक अनचाही मुलाकात तारांकन। तभी हवेली के मुख्य द्वार से एक औरत दाखिल हुई। कीमती साड़ी, गले में हीरो का हार और चेहरे पर घमंड। वह रणविजय की ताई जी तारांकन सुमित्रा देवी तारांकन थी। उन्होंने इनायत को ऊपर से नीचे तक नफरत भरी नजरों से देखा। तो यह है उस गद्दार की बेटी। सुमित्रा देवी ने ताना मारा। रणविजय, इसे रसोई में नहीं स्टोर रूम में होना चाहिए था। रणविजय का चेहरा कठोर हो गया। ताई जी, वह यहाँ क्या करेगी और कहाँ रहेगी ये तय करना सिर्फ मेरा हक है। आप अपने काम से मतलब रखें। सुमित्रा देवी चिढ़ गईं, पर रणविजय को पलटकर जवाब देने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। उन्होंने इनायत के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया, ज्यादा खुश मत हो लड़की। रणविजय ने तुझसे प्यार की वजह से शादी नहीं की है। तू यहाँ सिर्फ एक मोहरा है जिसे वह हर रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ेगा। इनायत की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसे समझ आ गया था कि इस हवेली में न सिर्फ हुकुम सा बल्कि हर कोना उसके खिलाफ था। शाम का खौफ तारांकन। दिन भर इनायत ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बार बार सुमित्रा देवी की बातें गूंज रही थीं। शाम को जब गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो उसका शरीर डर से जकड़ गया। रणविजय वापस आ चुके थे। वह उनके कमरे में फाइल लेकर पहुंची। रणविजय कोट उतारकर शर्ट की आस्तीनें चढ़ा रहे थे। हिसाब मिल गया, उन्होंने बिना मुड़े पूछा। इनायत ने फाइल मेज पर रख दी। रणविजय ने उसे पलटकर देखा और अचानक उनका माथा ठनका। उन्होंने फाइल उठाकर जमीन पर फेंक दी। ये क्या है? मैंने कहा था सारा हिसाब पाए पाए का होना चाहिए। इसमें दोपहर के राशन का जिक्र क्यों नहीं है? वह दहाड़े। इनायत कांपने लगी। वो रसोइये ने कहा कि मुझे बहाने नहीं चाहिए। रणविजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अगर तुम एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो तुम्हें सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इनायत का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के उस हिस्से की तरफ ले जाने लगे जहां अंधेरा था और जहां जाने की मनाही थी। तारांकन अगले भाग में तारांकन रणविजय इनायत को कहां ले जा रहे हैं? क्या इनायत इस डेविल का सामना कर पाएगी? अध्याय 4 अंधेरे का सामना तारांकन। रणविजय का हाथ इनायत की कलाई पर किसी लोहे की जंजीर की तरह कसा हुआ था। वह उसे घसीटते हुए हवेली के पिछले हिस्से में ले गए जहां पुरानी चिमनी और लोहे के भारी दरवाजे थे। इनायत बार बार विनती कर रही थी, हुकुम सा मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन रणविजय पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पुस्तकालय लाइब्रेरी था जो धूल और अंधेरे से भरा था। यहाँ बैठो और कल सुबह तक पिछले 1 महीने के सारे खर्चों का मिलान करो, उन्होंने मेज पर फाइलों का ढेर पटकते हुए कहा। पर यहाँ तो रोशनी भी नहीं है। और रणविजय ने मेज पर एक मोमबत्ती जलाई। उसकी मध्यम रोशनी में उनका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। जब तक काम पूरा नहीं होता तुम बाहर नहीं आओगी, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो याद रखना कि बाहर शिकारी कुत्ते खुले रहते हैं। धप की आवाज के साथ दरवाजा बाहर से बंद हो गया और ताला लगने की आवाज आई। अकेलापन और एक पुराना राज तारांकन। इनायत अंधेरे कमरे में सिमट कर बैठ गई। धूल की वजह से उसे खांसी आ रही थी। वह रोते रोते थक चुकी थी, इसलिए उसने न चाहते हुए भी फाइलें खोलनी शुरू की।
हिसाब करते करते उसकी नज़र एक फटी हुई पुरानी डायरी पर पड़ी जो मेज के नीचे दबी थी। उसने उत्सुकता में उसे निकाला। वह रणविजय के पिता की डायरी थी। पन्ने पलटने पर उसकी धड़कनें रुक सी गईं। उसमें लिखा था, रणविजय को कभी सच पता नहीं चलना चाहिए। जो आग आज लगी है उसका असली गुनहगार मैं हूं, न कि वह मासूम परिवार जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं। इनायत की आंखों में हैरानी थी। क्या रणविजय के पिता ने किसी को फंसाया था? क्या उसके पिता वाकई निर्दोष थे? आधी रात का सन्नाटा तारांकन। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक दरवाजे का ताला खुला। रणविजय अंदर आए। उनके हाथ में खाने की एक थाली थी। इनायत को लगा था कि वह उसे भूखा मारना चाहते हैं, पर उन्हें सामने देखकर वह ठिठक गई। रणविजय ने देखा कि इनायत फर्श पर सो गई थी और उसके हाथ में वह पुरानी डायरी थी। उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए, गुस्सा, डर और दर्द का एक अजीब मिश्रण। उन्होंने इनायत के हाथ से डायरी झपटी। इनायत की नींद खुल गई। यह क्या है हुकुम सा? इसमें क्या लिखा है? रणविजय ने उसका गला पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? मैंने तुम्हें काम करने को कहा था, जासूसी करने को नहीं। उसमें लिखा है कि मेरे पिता निर्दोष हैं। इनायत चिल्लाए। रणविजय का हाथ कांपने लगा। उन्होंने उसे धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गए, डायरी अपने साथ ले गए। लेकिन इनायत ने उनके चेहरे पर वह पहली बार कमजोरी देखी थी। उसे समझ आ गया था कि डेविल का मुखौटा किसी बहुत बड़े सच को छुपाने के लिए पहना गया है। तारांकन अगले भाग में। तारांकन क्या इनायत उस राज की तह तक पहुंच पाएगी? क्या रणविजय उसे सच जानने के बाद जिंदा छोड़ेंगे? अध्याय 5, सच की पहली किरण। तारांकन। रणविजय के जाने के बाद कमरा और भी भयानक लगने लगा था। इनायत फर्श पर बैठी हाँफ रही थी। उसकी गर्दन पर अभी भी रणविजय की उंगलियों के निशान थे, लेकिन उसका मन उन निशानों से ज्यादा उस डायरी के शब्दों में उलझा था। अगर पापा निर्दोष हैं, तो फिर रणविजय हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसने खुद से सवाल किया। उधर अपने आलीशान कमरे में रणविजय बेचैनी से टहल रहे थे। उनके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उन्होंने एक पन्ना पलटा जहां खून का एक पुराना दाग था। उनकी आंखों में उस रात का मंजर नाचने लगा, आग की लपटें, चीखें और उनके पिता का आखिरी चेहरा। सुबह की खामोशी। तारांकन। अगली सुबह इनायत को लाइब्रेरी से बाहर निकाला गया। वह बुरी तरह थक चुकी थी। जब वह हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि रणविजय तैयार होकर बाहर जाने वाले थे। उनके चेहरे पर रात वाला गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, रणविजय ने बिना उसकी ओर देखे कहा। शहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं। तुम्हें एक आदर्श बहू की तरह व्यवहार करना होगा। अगर किसी को भी हमारे बीच के सच का पता चला तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। इनायत ने सिर्फ सिर हिला दिया। वह अब उनसे बहस करने की हिम्मत खो चुकी थी। मेहमानों का आगमन और एक नई चुनौती। तारांकन। दोपहर को हवेली में मेहमान आए। वे रणविजय के बिजनेस पार्टनर और उनकी बेटी तारांकन माया तारांकन थी। माया रणविजय को पाने का सपना देखती थी और इनायत को देखते ही उसकी आंखों में जलन साफ झलकने लगी। डिनर के दौरान माया ने जानबूझकर इनायत को नीचा दिखाने की कोशिश की। सुना है इनायत जी, आपके पिता के साथ कुछ आर्थिक समस्याएं चल रही थीं। शायद इसीलिए यह शादी इतनी जल्दबाजी में हुई। पूरे टेबल पर सन्नाटा छा गया। इनायत की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि रणविजय भी इस अपमान में माया का साथ देंगे। लेकिन तभी रणविजय की भारी आवाज गूंजी, माया, मेरे परिवार के निजी मामलों पर चर्चा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और जहां तक मेरी पत्नी की बात है, वह इस हवेली की इज्जत है। अगली बार बोलने से पहले अपनी हद याद रखना। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। इनायत ने हैरानी से रणविजय की तरफ देखा। क्या ये वही इंसान था जिसने रात को उसका गला पकड़ा था? रात का खुलासा। मेहमानों के जाने के बाद इनायत बालकनी में खड़ी थी। तभी रणविजय वहां आए। उन्होंने इनायत की तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। ये क्या है? इनायत ने पूछा। तुम्हारे पिता के खिलाफ जो सबूत थे उनकी फाइल है। रणविजय की आवाज में आज वह कड़वाहट नहीं थी। मैंने दोबारा जांच करवाई है। डायरी की बातें और असली सबूत मेल नहीं खा रहे। ऐसा लगता है कि किसी तीसरे इंसान ने हम दोनों परिवारों को लड़ाया है। इनायत का दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रणविजय उसके करीब आए और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में पहली बार नफरत की जगह कुछ और था, शायद पछतावा। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि अब लड़ाई नफरत की नहीं, उस इंसान को ढूंढने की है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की।
उसी वक्त हवेली के अंधेरे कोने में कोई खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। तारांकन अगले भाग में। तारांकन तारांकन कौन है वह तीसरा इंसान जो रणविजय और इनायत को एक होते नहीं देखना चाहता? क्या इनायत रणविजय को माफ कर पाएगी? अध्याय 6 साय का वार। तारांकन। रणविजय की बात सुनकर इनायत की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हवेली के बगीचे की ओर से एक भारी चीज गिरने की आवाज आए। रणविजय का डेविल मोड फौरन वापस आ गया। उन्होंने इनायत को अपने पीछे किया और कमरे की दराज से अपनी गन निकाल ली। कमरे के अंदर रहो और दरवाजा बंद कर लो, रणविजय ने कड़े लहजे में आदेश दिया। हुकुम सा, संभल कर। इनायत के स्वर में पहली बार उनके लिए फिक्र थी। अंधेरे का खेल। तारांकन। रणविजय दबे पांव गलियारे की ओर बढ़े। हवेली की लाइटें अचानक गुल हो गईं। सन्नाटे में सिर्फ उनके जूतों की आहट और बाहर कड़कती बिजली का शोर था। तभी सीढ़ियों के पास उन्हें एक साया नजर आया। कौन है? रणविजय की आवाज गूंजी। जवाब में एक गोली चली जो रणविजय के कंधे को छूती हुई निकल गई। रणविजय ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन वह साया फुर्ती से पिछले दरवाजे की तरफ भाग निकला। रणविजय ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उन्हें इनायत की चीख सुनाई दी। वह फौरन पीछे मुड़े और कमरे की तरफ भागे। कमरा खुला था और इनायत वहां नहीं थी। इनायत का अपहरण। तारांकन। रणविजय का खून खौल उठा। इनायत! वह पागलों की तरह चिल्लाए। तभी उन्हें फर्श पर एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन तारांकन। रणविजय, जो सच तुम ढूंढ रहे हो, उसकी कीमत इनायत की जान है। पुरानी फैक्ट्री पर अकेले आओ, वरना अपनी इनोसेंट ब्राइड का आखिरी चेहरा देख लो। तारांकन। ग्रेटर देन। रणविजय ने अपने घाव की परवाह किए बिना अपनी कार की चाबियां उठाईं। उनकी आंखों में वह खौफनाक चमक थी जो उनके दुश्मनों को मौत का एहसास कराती थी। आज कोई उन्हें नहीं रोक सकता था। पुरानी फैक्ट्री का मंजर। तारांकन। शहर के बाहर खंडहर हो चुकी फैक्ट्री में इनायत को एक कुर्सी से बांधा गया था। उसके सामने अंधेरे में वही शख्स खड़ा था जिसने सब कुछ तबाह किया था। तुम्हें पता है इनायत, रणविजय के पिता ने कभी गद्दारी नहीं की थी। वह साया रोशनी में आया। वह कोई और नहीं, रणविजय का सबसे भरोसेमंद मैनेजर तारांकन। तारांकन अजय तारांकन था। अजय भाई, आप? इनायत दंग रह गई। हाँ, मैं। तुम्हारे पिता और रणविजय के पिता की दोस्ती मेरे रास्ते का कांटा थी। मैंने ही डायरी के पन्ने बदले और आग लगवाए। अब जब रणविजय सच के करीब है तो उसे मरना ही होगा। तभी फैक्ट्री का लोहे का दरवाजा किसी खिलौने की तरह टूटकर गिरा। बाहर धूल और धुएं के बीच रणविजय हाथ में गन लिए खड़े थे। उनका सफेद शर्ट खून से सना था और चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा। अजय! रणविजय की आवाज इतनी ठंडी थी कि अजय के हाथ कांपने लगे। तूने मेरे परिवार को तोड़ा, मेरी नफरत का फायदा उठाया, लेकिन मेरी पत्नी को हाथ लगाकर तूने अपनी मौत की तारीख खुद लिख दी है। अजय ने घबराकर इनायत की कनपटी पर गन रख दी। एक कदम और बढ़ाया तो इसे मार दूंगा। रणविजय रुके नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें अपनी जान की कोई परवाह न हो। मार दे, पर याद रखना, इसके मरने के अगले ही सेकंड मैं तुझे वह मौत दूंगा जिसे नरक भी स्वीकार नहीं करेगा। तारांकन अगले भाग में। तारांकन। तारांकन, क्या रणविजय इनायत को बचा पाएंगे? क्या अजय का अंत होगा या कोई और नया राज सामने आएगा? अध्याय 7 विनाश और समर्पण। तारांकन। फैक्ट्री के अंदर का माहौल तनाव की चरम सीमा पर था। अजय के हाथ कांप रहे थे, जबकि रणविजय की आंखों में वह डेविल जाग चुका था जिसे पूरी दुनिया जानती थी। रणविजय, रुक जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अजय चिल्लाया, उसकी उंगली ट्रिगर पर कसने लगी थी। इनायत ने सिसकते हुए रणविजय की ओर देखा। हुकुम सा, आप चले जाए। यह पागल है। रणविजय के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। इनायत, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी जागीर हो, और अपनी चीज पर मैं खरोंच भी बर्दाश्त नहीं करता। अचानक रणविजय ने अपनी गन नीचे डाल दी। अजय को लगा वह जीत गया। हाँ, यही सही रास्ता है। अब घुटनों पर बैठो। जैसे ही अजय का ध्यान रणविजय की गन पर गया, रणविजय ने अपनी जैकेट की आस्तीन से एक छोटा चाकू निकाला और पूरी ताकत से अजय के उस हाथ पर मारा जिसमें गन थी। तारांकन। तारांकन। आह! तारांकन। तारांकन। अजय की चीख गूंजी और गन दूर जा गिरी। अगले ही पल रणविजय एक भूखे तेंदुए की तरह अजय पर टूट पड़े। भूसे और लातों की ऐसी बारिश हुई कि अजय को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रणविजय उसे तब तक मारते रहे जब तक वह अधमरा होकर जमीन पर नहीं गिर गया। अंतिम फैसला। तारांकन। रणविजय ने अजय का गला दबोच लिया। मेरे पिता को तुमने मारा। मेरे और इनायत के बीच नफरत की दीवार तुमने खड़ी की। बोलो, तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत दूं?
इनायत कुर्सी से बंधी हुई यह सब देख रही थी। रणविजय का गुस्सा उसे डरा रहा था। हुकुम सा, रुक जाए, इसे कानून के हवाले कर दीजिए। अपने हाथों को इसके खून से गंदा मत कीजिए। इनायत की आवाज सुनकर रणविजय के हाथ रुक गए। उन्होंने अजय को नफरत से धक्का दिया और इनायत की तरफ भागे। उन्होंने जल्दी से उसकी रस्सियां खोली। जैसे ही इनायत आजाद हुई, वह सीधे रणविजय के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। रणविजय, जो कभी किसी को छूने तक नहीं देता था, उसने आज इनायत को अपनी बाहों में समेट लिया। उनके घायल कंधे का दर्द जैसे गायब हो गया था। तारांकन हवेली की नई सुबह तारांकन। कुछ दिनों बाद अजय जेल जा चुका था और हवेली से नफरत के साए छटने लगे थे। रणविजय ने इनायत के पिता को ससम्मान हवेली बुलाया और उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगी। शाम को रणविजय अपनी बालकनी में खड़े थे जब इनायत वहां आए। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। हुकुम सा, अब आप इस डायरी का क्या करेंगे? उसने धीरे से पूछा। रणविजय ने डायरी ली और उसे पास जल रही अंगीठी में डाल दिया। बीता हुआ कल जल चुका है इनायत, अब सिर्फ आने वाला कल है। उन्होंने इनायत का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। मैं नहीं जानता कि प्यार कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत करना सीखा है। पर क्या तुम मुझे सिखाओगी? इनायत की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। बेशक हुकुम सा। हवेली में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की गूंज थी। डेविल को आखिरकार उसकी इनोसेंट ब्राइड ने बदल दिया था। समाप्त। कहानी का अंतः तारांकन नफरत की आग बुझ गई और एक सच्ची प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।